कंपटीशन अब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर लाइट दैट मीन्स प्रकाश को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। मैं बता दूं कि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कंपटीशन एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? बेसिकली प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दैट इज लाइट एक प्रकार का एनर्जी है ना, ये ऊर्जा है बेसिकली। लाइट इज नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होते हैं। मतलब लाइट जो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इसको शॉर्ट में हम EM वेव है ना, EM वेव भी बोलते हैं। E फॉर इलेक्ट्रो एंड M फॉर मैग्नेटिक वेव के रूप में भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण बोले तो स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आगे पढ़ेंगे। तो लाइट बेसिकली यहाँ इसके डिफिनीशन से तीन चीज निकल के आया। ये बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है। दूसरा क्या है? ये क्या है? ये जो प्रोपेगेट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करते हैं है ना। और ये क्या है? बेसिकली इसी को हम विकिरण, यानी इस लाइट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस को तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स लाइट के जो है ना, लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए इसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम बोले तो सपोज कि अगर मैं वैक्यूम में भी टॉर्च जलाऊं या लाइट का कोई सोर्स रखूं तो वो ट्रेवल करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, उसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है, किसी भी टाइप का मीडियम हो सकता है। बट लाइट के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ ऑफ लाइट का जो रेंज होता है ना, लाइट का जो वेव लेंथ का रेंज होता है वो 1900 एंगस्ट्रम है ना। एंगस्ट्रम से ये जो ए के पावर में जो ये है ना, ये जो है ना बेसिकली ए के पावर में, सॉरी ए के ऊपर में ऐसा गोल सा रहता है। ये थोड़ा गोल जो है ना घिसक गया है, लेकिन इसको जो रीड करते हैं एंगस्ट्रम, क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। तो 7000 इसका रेंज जो होता है 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक की इसकी रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। जो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो लाइट वेव होते हैं वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं? बेसिकली जो कि जिसके जो वेव जो है ना, वेव का डायरेक्शन, वो वेव का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, उसके जो वेव के जो फंक्शन करेंगे ना, वो इसके परपेंडिकुलर, उसके फ्रीक्वेंसी जो उनका डिस्टरबेंस होगा वो क्या होगा? उनके परपेंडिकुलर होगा। जिस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका क्या होगा? वो मतलब उसके जो वेव जो होंगे वो फ्लैक्चुएट करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ये हम लोगों ने इससे पहले भी वेव चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं है ना, फिजिक्स के, जो कि वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि कह रहा है जो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होते हैं बेसिकली सबसे ज्यादा, तो जो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। कहाँ पे मैक्सिमम होते हैं? वैक्यूम में। वैक्यूम कहाँ होता है भाई? तो जो अर्थ के बाहर वाले सरफेस, यानी कि वो सौर मंडल जो है हमारा, यानी कि अर्थ का बाहर जहाँ पे ना ही एयर है ना ही कुछ भी है ना, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, उसी को हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम होता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब जो हमारा जो लाइट है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन में, उसका जो पाथ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम यहाँ से टॉर्च, अगर आप एक टॉर्च जलाए और यहाँ से टॉर्च जलाए तो ये ऐसा करे कि ऐसे करके जाएगी और ऐसे टर्न होगी, ऐसा नहीं। वो सिंपली सीधे डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करेगी। हमेशा लाइट जो होती है
स्ट्रेट लाइन पे गमन करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं, यानी कि जो सनलाइट है वो अर्थ तक, यानी सनलाइट सपोज कि अगर हमारा अर्थ है और ये सनलाइट यहाँ पे कुछ है, यहाँ से इसका किरण जो है ना अर्थ तक आने में 8.3 मीटर लगते हैं, ठीक है। 8.3 मिनट लगते हैं, ठीक है, 8.3 मिनट, जबकि चंद्रमा को आने में लगभग 1.3 सेकंड लगते हैं। अब चंद्रमा का जो लाइट है सपोज वो जो है वो 1.3 सेकंड में ही पहुंच जाता है। तो आप एक इससे कह सकते हैं कि चंद्रमा अर्थ के बहुत नजदीक है, अर्थ के बहुत नजदीक है, और सन क्या है थोड़ा दूर है, तभी तो ये इसका लाइट बहुत जल्दी पहुंच जाता है और इसका लाइट बहुत टाइम में पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तरंग लंबाई बोले तो इसको बोले तो लेम्डा, लेम्डा मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को ही तरंग लंबाई कहते हैं। सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, यानी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इज बैगनी कलर। ये आप लोग बेसिकली विविग्योर वर्ड से भी याद कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम इस चीज को मैं बता चुका हूं। विविग्योर क्या होते हैं, VVGYOR है ना, VVGOYOR। ये बेसिकली कलर के उसके सीरीज को याद करने का टेक्निक है, बेसिकली उसके क्रमांक को कि कौन सा किसका मतलब कह सकते हैं कि वेवलेंथ का जो है वो वेवलेंथ का अरेंजमेंट है बेसिकली। जैसे V है, V फॉर वायलेट, वायलेट जो होते हैं बेसिकली बैंगनी कलर, सबसे लैम्डा सबसे कम होता है, और जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ये लैम्डा क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे B फॉर ब्लू कलर, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। R देख रहे हो सबसे लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स R के पास मैक्सिमम वेवलेंथ होते हैं। क्या होते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। अब कुछ डाटा दिए हुए हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होते हैं, तो ये बेसिकली दिया हुआ है ना। जैसे निर्वात में जो लाइट का स्पीड होता है वो बेसिकली है, तो निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में दिया है, ये मीटर पर सेकेंड में है। कांच में जो होता है 2 × 10⁸, और जल में क्या है 2.25 × 10⁸। तारपीन के ऑयल में, तारपीन तेल में है 2.04 × 10⁸। नाइलॉन में क्या है 1.96 × 10⁸। यहाँ से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा निर्वात यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होते हैं। उसके बाद देखें तो जल में यानी कि वाटर में होंगे। उसके बाद क्या है भाई, ये कांच में, और फिर तारपीन के तेल में, और फिर क्या है उसके बाद तारपीन के तेल में, फिर उसके बाद कांच में, और सबसे कम है नाइलॉन में। यहाँ पे कंपेयर करें तो ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, जैसे सपोज कि हमारे पास ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ठीक है। लाइट निकलता हुआ ऐसा आया, ठीक है। यहाँ पे जो एयर है, एयर के सब्सटेंस, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। अब लाइट जैसे इसमें आया, इसके कण इस कण से टकरा करके ये डेविएट हो गया, इसके कण से टकरा करके ये डेविएट हो गया, इसके कण से टकरा करके ये डेविएट हो गया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इसमें बहुत सारा पार्टिकल है और इससे हम लाइट पास करा रहे हैं, तो इसके सारे पार्टिकल से टकरा करके ये आपस का अपना जो इसका जो डायरेक्शन है वो डेविएट कर जा रहा है। इसी डेविएट होने के इंसिडेंस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हिंदी में बोले तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरती है, यानी किसी मीडियम से गुजरती है, तो उस माध्यम में धूलकण, ये जो धूलकण है, अन्य पदार्थों है, सूक्ष्म कण है, जो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसमें टकरा करके सारे दिशा में लाइट जो है फैल जाते हैं। इसमें टकराया, सपोज इधर चलाया, इसमें टकराया, इधर आया, इसमें टकरा करके लाइट इधर आ गया, ऐसे। तो ये सारे दिशा में क्या है, फैल जाते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। इसी चीज को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। इसी चीज को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं। जैसे कि अगर सपोज एक लाइट इधर से आ रहा है और इससे टकरा करके चारों दिशा में फैल जा रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। जो है बैगनी रंग के, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का कम होता है। ये बेसिकली जो प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रिलेशन है लैम्डा के 1/4 से, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन
जो होते हैं वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/α² के होते हैं। लेमडा की पावर 4 के इनवर्सली, यहाँ देख रहे हैं ना, प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, यानी वेवलेंथ के जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जिसका भी वेवलेंथ ज्यादा होगा वो सबसे कम स्कैटर होगा। तो वेवलेंथ मैंने बताया था, लेमडा जो होते हैं रेड लाइट का सबसे ज्यादा होता है लेमडा, इसलिए क्या होंगे, ये सबसे कम स्कैटर हो गए। और वायलेट बोले तो बैगनी कलर का सबसे लेमडा कम होता है, इसलिए ये सबसे अधिक क्या होंगे, स्कैटर होंगे। बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और लेमडा जो होता है रेड का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए स्कैटरिंग उसके सबसे कम होंगे। और बैगनी सबसे कम लेमडा होता है, इसलिए इसके स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होंगे। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। यानी अगर क्वेश्चन भी पूछ जाए ऑब्जेक्टिव में कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। नेक्स्ट है रेले के अनुसार, रेले एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये बताया था रिलेशन की प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, है ना। लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब है हमारा ग्रहण, किसको कहते हैं, है ना, ग्रहण, इक्लिप्स, इंग्लिश में बोले तो इक्लिप्स। ग्रहणों का होना प्रकाश किरणों के ऋजु रेखीय संचरण पर आधारित है। बेसिकली क्या होता है ना कि जब अर्थ और सन के बीच में कोई एक तीसरा प्लेनेट आ जाता है, तो इसका जो है ना एक दूसरे पे इस पे क्या होता है ना कि इसका परछाई बनने लगता है। ये जो है ना, जैसे कि अगर सपोज कि हमारा सन है, ये क्या है, सन है, ये हमारा सन है और इससे किरण निकल रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, इससे किरण निकल रहे हैं। और ये सपोज हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ है। और एक जो मून होता है ना, वो बेसिकली अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगर सपोज ये मून आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, मून आ गया, है ना, मून। तो अब जैसे इसके सनलाइट जो आएंगे, वो मून क्या करेगा, जितना दूर रोक लेगा, इतना दूर क्या करेगा, इसके सनलाइट को रोक लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ का इतने पार्ट पे ब्लैक हो जाएगा और बाकी पार्ट पे क्या होगा, सनलाइट तो आते रहेगा। यानी कि अर्थ के जिस पार्ट पे, यानी कि ये जो मून आ गया, वो क्या हो गया, इतने एरिया को ये ब्लैक कर देगा, यानी इसका मतलब जो ये सनलाइट को जाने नहीं देगा। लेकिन बाकी के पार्ट पे तो सनलाइट आएगा, दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, वहां पे दिखेगा, और यहाँ पे क्या होगा, नहीं दिखेगा। तो दैट मीन्स क्या है कि जितना दूर तक मून ढक लेता है, तो ऐसे ही चीज को, ये नहीं, जब अर्थ, सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं मून, तो बेसिकली हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। ये टाइप्स ऑफ ग्रहण जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्लिप्स जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में बोले तो सोलर इक्लिप्स और ल्यूनार इक्लिप्स, है ना। चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं, ल्यूनार इक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो उसे सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने अभी बताया, ये जैसे सन है हमारा, ये हमारा प्यारा सा गोल गोल सन है, और ये हमारा अर्थ है, सपोज ये हमारा अर्थ है, सपोज ये हमारा क्या है, अर्थ है, अर्थ के बीच में कोई एक ये मून आ गया, क्या आ गया, ये मून आ गया, ये इतना पार्ट मून आ गया, है ना, मून आ गया, मून। तो इस केस में क्या होगा, ये सन का जो लाइट होगा ना, इतने दूर, जितने दूर तक मून है, इतने दूर तक क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। यानी अर्थ के जो लोग हैं, यानी हम लोग क्या देखेंगे कि सन का कुछ पार्ट जो है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा है, दैट ये ड्यू टू क्या है, मून। तो इसी चीज को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। ये केवल अमावस्या को ही लगता है, सूर्य ग्रहण जो है ना अमावस्या को लगता है। अमावस्या ये बेसिकली हिंदू कैलेंडर में वगैरह एक दिन को माना जाता है, पूर्णिमा, अमावस्या, है ना, ये सब हिंदी कैलेंडर के वर्ड्स हैं, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड है, यानी कि जो मतलब पूरा अगर सन ग्रहण, जो सन का जो वो ग्रहण होगा, यानी कि सोलर इक्लिप्स होगा, वो मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, वो 460 सेकेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण, ल्यूनार इक्लिप्स। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, जैसे अगर ये मैंने सन बताया और ये अर्थ है, सपोज ये क्या है, अब मून है, ये मून है, तो मून के बीच में अगर अर्थ आ जाएगा, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना दूर फिर से लाइट जाने से रोक देगा। तो क्या हो जाएंगे कि जो मतलब सनलाइट आ रहे थे, इसके कारण ये कुछ एरिया जो है ना ब्लैक हो जाते हैं, और अर्थ पे जो रहते हैं ना लोग, उनको जो है ना कुछ ही पोर्शन दिख पाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। ये केवल पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है। अगेन ये जो वर्ड है पूर्णिमा, ये किससे है, हिंदू ग्रंथों से लिए गए हैं, ये वर्ड है ना, हिंदू कैलेंडर वगैरह में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
प्रकाश का परावर्तन बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं कि जब हम किसी सरफेस पे रिफ्लेक्टिव सरफेस पे लाइट डालते हैं तो ये क्या होता है ना, लाइट जैसे अगर सपोज यहाँ से डाला तो ये इससे टकरा करके रिटर्न हो जाते हैं, इसी चीज को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो नियम होते हैं बेसिकली, ये इसको पढ़ लें। जब प्रकाश किसी चिकने धरातल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब सपोज कि अगर हमारा ये सरफेस है, अगर यहाँ से लाइट आया तो वापस से, यानी इस सरफेस से आ रहा है, इस मीडियम से आ रहा है तो इसी मीडियम में वापस को लौट जाएगा। इसी चीज को लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के दो नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक पहला क्या, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये क्या कह दिया भाई, तो ये कह दिया, तो बेसिकली ये है ना, जैसे सपोज ये हमारा सरफेस है, अगर एक लाइट आया इससे और ये इधर सपोज कि ये इंसिडेंस है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये थीटा क्या है, सपोज ये बीच में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को, नॉर्मल से जो एंगल बनता है इसको एंगल आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो जैसे ही एक लाइट, यहाँ लाइट सोर्स से यहाँ लाइट आया और इस सरफेस पे टकरा करके जो लौटते हैं ये रिफ्लेक्शन, ये देखा गया है कि जो ये एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी कि एंगल ये आर और आई और आर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होते हैं। आर क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और आपतन बिंदु, यानी कि जो जहां पे ये जहां पे ये मीट कर रहे हैं, जहां पे ये टकरा रहे हैं सरफेस से। अविलंब और अविलंब मतलब नॉर्मल, ये जो इसको क्या कहते हैं, इसके बीच में जो ड्रॉ करते हैं इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल बोले तो एक ही प्लेन सरफेस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। सपोज कि जैसे ये हमारा सरफेस है तो ये सरफेस जो ये पूरा सरफेस हो ना, जैसे एक्स और वाई, जैसे डिस्कस करते हैं ना कि एक्स और वाई, ये वाई होता है और ये एक्स होता है, ये मिल करके एक प्लेन बनाते हैं, ये एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो है ना, इसमें अगर माना जाए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो ये क्या है, प्लेन, और इसी प्लेन में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये आपतन बिंदु और ये क्या है, नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। चित्र में परावर्तन की घटना से संबंधित आरेखों को दर्शाया गया है। ये नीचे जो चित्र है, ये जो चित्र देख रहे हो आप, पी जो ये लाइट आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इनकमिंग लाइट आ रहा है ना, और ये जो है ना रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल जो बना रहा है आई बना रहा है, ये आर एंगल है, ये क्यू क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इस चीज को बगल में मेंशन भी किया है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समतल दर्पण में परावर्तन, है ना, सिंपल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो देखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का होता है, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ मिरर। यानी कि जितना सपोज कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा मिरर है, तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो ये जो इमेज इसके पीछे बनेगा वो भी h हाइट का बनेगा, वो भी h हाइट का बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, मतलब जितना, जैसे अगर सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सपोज कि इतना डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है, तो जो इमेज भी बनेगा वो भी x डिस्टेंस से ही बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये जो इमेज होते हैं ना वो इमेजनरी होते हैं। इमेज क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, रियल नहीं होते हैं। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि जैसे अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखें, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखें और इस मिरर को क्या किए, थीटा एंगल से घुमा दें, है ना, इस एंगल में थीटा, इस सेंस में थीटा एंगल से घुमा दे, तो ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है ना, ये रिफ्लेक्शन, ये आर प्लस थीटा हो जाएंगे, आर प्लस 2 थीटा एंगल से घूम जाएंगे। कितने से घूम जाएंगे, मतलब सपोज ये यहाँ कुछ ऐसे डेविएट होकर के चलेंगे और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस थीटा, यानी इनिशियल अगर आर था तो इसमें 2 थीटा ऐड हो जाएगा। यानी मिरर को हम, जैसे इसको क्लियरली समझे, मैं इरेज कर देता हूँ जस्ट एक सेकेंड। तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर वो एंगल सपोज कि अगर एक एंगल, सपोज ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये मिरर सरफेस है ना, अभी फिक्स है, और एक एंगल ये जो इंसिडेंस एंगल है ना, सपोज कि ये एंगल, सपोज ये ऐसा आया, ठीक है, ऐसा आया,
और अगर ये मिरर ऐसा फिक्स रहता तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला जाता है ना। ये अगर नॉर्मल है, सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, आई, और ये क्या है आर, ये नॉर्मल होता तो ऐसा चला जाता। लेकिन कह रहा है इस मिरर को जो है ना, ये इस एंगल से थीटा एंगल से, यानी कि जो नया प्लेस होगा ना, ये कुछ ऐसा ये पहुंच जाएगा, ये जो मिरर है ये ऐसा हो जाएगा, ये कितना थीटा, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो क्या होगा, इसको फिक्स रखें, इसको क्या है फिक्स रखें। तो ये जो है ना रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे करके यहाँ सपोज यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा, वैल्यू होगा वो बेसिकली r प्लस 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r प्लस 2 थीटा, r प्लस 2 थीटा। यानी कि इस मिरर को अगर हम नीचे थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो r प्लस 2 थीटा, यानी थीटा रोटेट करेंगे तो वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखें, डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण के न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य के लंबाई की आधी होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि सपोज कि अगर हमारा ये ह्यूमन बीइंग है, अपना इमेज देखना चाह रहा है, एक यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और ये इमेज देखना चाहता है अपना पूरा, यानी कि इसका सर भी दिखना चाहिए और पांव भी दिखना चाहिए। तो कह रहा है कि यदि मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ये जो हाइट ऑफ मिरर है ना, ये हाइट ऑफ मिरर, ये मिरर इसका जो है ना आधा हाइट होना चाहिए। अगर सपोज कि इसका हाइट अगर ये 2 मीटर है, 2 मीटर, तो मिरर का जो लेंथ होना चाहिए ना h इक्वल टू 1 मीटर होना चाहिए, इसका आधा एटलीस्ट होना चाहिए, तभी हम इसको देख पाएंगे। अच्छा, ये आप कैसे प्रूव करोगे, ऐसा सर आप कैसे दावा के साथ कह सकते हो? तो इसका जो है ना 12th के लाइट चैप्टर में ये सब का प्रूफ है। ये बेसिकली एक लाइट पास करवाते हैं, एक इंसिडेंस पास कराते हैं, उसके बाद फिर इमेज कहाँ पे बनता है, तो इमेज बेसिकली देखते हैं कि कहाँ पूरा हाइट इसका आ रहा है या नहीं। तो ऐसे करके हम हाइट ऑफ मिरर निकालते हैं। तो इसका रिलेशन हम वहीं से लाते हैं, जो बेसिकली क्या है 1/2 का रिलेशन है। दैट मीन्स कि अगर मेन का 2 मीटर है तो इसका जो हाइट ऑफ इमेज होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दो समांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब एक यहाँ पे मिरर लगाया और एक सिंपल जो साधारण मिरर है, समतल दर्पण प्लेन मिरर एक यहाँ लगाया और एक प्लेन मिरर यहाँ लगाया, तो इसके बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो इसके बीच में जो इमेज बनेंगे ना वो अनंत इमेज बनेंगे, ये इन्फिनिटी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारा थीटा कोण पर स्थित दो दर्पण के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, जैसे अगर एक हमारा जो है मतलब थीटा एंगल पे अगर दो प्रतिबिंब एक ऐसे हैं थीटा एंगल पे स्थित हैं, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा है ना, एक ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो वो 360/θ जो थीटा हमें दिया जाएगा वो 360 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 360 में इसको डिवाइड कर देंगे -1, यानी कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा 360/θ -1। अब ये क्या है, ये जितने भी वैल्यू आएंगे n के उतने इमेज बनेंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। अब ये क्या है, यह एक पूर्णांक, पहले हम लोगों ने देखा था 6 पॉइंट में दर्पण क्या था, पैरेलल था, तो उस केस में क्या होंगे, इन्फिनिटी इमेज बनेंगे। लेकिन अगर वो एक सपोज कुछ एंगल से झुके हुए हैं ना, ये थीटा एंगल उन दोनों के बीच में है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा तो इसके जो इमेज बनेंगे वो टोटल क्या हो जाएंगे 360/θ। अगर सपोज थीटा 360/60 डिग्री, अगर थीटा क्या है दोनों के बीच में 60 डिग्री, तो -1, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 60 - 1, तो ये कितने हो जाएंगे 59, टोटल 59 इमेज बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके निकालना है, थीटा का वैल्यू इसमें पुट करना है, इससे n का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यदि यह पूर्णांक ना हो, यानी कि ये एक इंटीजर नहीं होगा, हमेशा इमेज क्या होगा, इंटीजर होगा। ऐसा तो नहीं होगा 3.5 इमेज, 3.5 इमेज, 4.5 इमेज या 6.9 इमेज, ऐसा तो नहीं बनेगा, या 2.3 इमेज, ऐसा तो नहीं बनेगा, या तो पूरा का पूरा इमेज बनेगा। यदि यह पूर्णांक नहीं हो तो अगला पूर्णांक मान लेंगे। सपोज कि इसका वैल्यू आप निकाले और n का वैल्यू क्या निकल के आया 2.5, तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा 3 मान लेंगे, ठीक है। अगर सपोज इसका वैल्यू 4.9 आ गया तो अगला पूर्णांक क्या है 5, तो 5 इमेज बनेंगे टोटल, ठीक है, ऐसे मान लेना है। तो अगर मान लो ये जो इमेज है हमारा क्या है, v वेलोसिटी से इधर मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट 8 पॉइंट है, यदि कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, यानी v वेलोसिटी से हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पे समतल दर्पण लगा हुआ है तो इसमें जो इमेज बनेगा वो 2v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। यानी कि अगर इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसका क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, जस्ट इसका डबल है ना, डबल वेलोसिटी होगा। तो अगेन मैं बता दूं, ये सारे जो पॉइंट्स हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पॉइंट्स का प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ
भी बोल रहा हूं आप सुन लो, ये सारे चीजों का प्रूफ है, और ये प्रूफ है 11th क्लास के लाइट चैप्टर में। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने 11th चैप्टर में साइंस लेकर के पढ़ा होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, आपके टीचर ने इसे जरूर ही बताया होगा, ठीक है। तो एक्चुअली जनरल कंपटीशन में सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे नहीं जाते हैं, प्रूफ करने वाले कॉन्सेप्ट्स प्रूफ करने के लिए दिए नहीं जाते हैं, इसलिए हम इसके प्रूफ को नहीं देखेंगे। आप इसको ध्यान रखें, आपको इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखने से ही सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट आए, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आपके डाउट्स मतलब हमें कमेंट के तौर पे मिलेंगे तो मैं उनका रिप्लाई दूंगा, आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिर भी अगेन मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंपटीशन और प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियो लेक्चर होंगे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।